हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें हमारी केमिस्ट्री अच्छी बनानी है, एक बेहतर बनानी है, आप भी कह सको कि हाँ हमें केमिस्ट्री आती है, तो हमें केमिस्ट्री को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, उसके लिए किस तरीके की अप्रोच डेवलप करनी चाहिए। तो देखिए दिक्कत क्या होती है, हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एक फिजिकल केमिस्ट्री है एंड एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डजंट मैटर चाहे वो 11th एंड 12th के हैं, चाहे वो बीएससी के हैं, वो क्या करते हैं तीनों ही केमिस्ट्री को एक ही अप्रोच के साथ करने की ट्राई करते हैं। एक ही तरीका लगाते हैं कि हाँ मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके से की है तो मैं ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री भी इसी तरीके से कर सकता हूं, जो कि गलत है। देखिए एक बात बताइए मुझे, केमिस्ट्री हमने नाम दिया हुआ था, अगर तीनों की अप्रोच सेम होती, तीनों का बेस सेम होता, तीनों को करने का तरीका एक होता, तो क्या जरूरत पड़ी थी कि इस केमिस्ट्री को मैं तीन डिफरेंट केमिस्ट्री के अंदर डिवाइड करूं? नहीं कोई जरूरत थी। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री करनी है तो किस केमिस्ट्री को आपको किस अप्रोच के साथ करना चाहिए ताकि आपको केमिस्ट्री करते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास तीन डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री है। सबसे पहली मेरे पास कौन सी है? फिजिकल केमिस्ट्री। एक मेरे पास क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरी मेरे पास कौन सी होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी मेरे पास कौन सी होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरी मेरे पास कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरी मेरे पास कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि किस टाइप के बच्चे को कौन सी केमिस्ट्री करने में दिक्कत आती है, ताकि आपको आइडिया लग जाए ना कि हाँ मैं इस केमिस्ट्री को पढ़ने में ये गलती कर रहा हूं। तो देखिए जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चाहिए कि हर एक चीज को वो पहले समझें, उसके लिए एक पर्टिकुलर एविडेंस लें और उनको एक मेथड मिल जाए कि हाँ ये तरीका, ये चीज इसी तरीके से होगी, ठीक है, उन लोगों को करने में दिक्कत आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना अराउंड 50 to 60% पोर्शन जो है वो क्रैम करने का होता है। आप एस ब्लॉक ले लीजिए, पी ब्लॉक ले लीजिए, डी ब्लॉक ले लीजिए, एफ ब्लॉक ले लीजिए, आपकी लगभग भी जो है ये लगा लीजिए 40% केमिस्ट्री तो इसी में कवर हो गई है 12th की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज आती है जिन्हें आपको क्रैम करना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पर क्या दिक्कत आएगी? उन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास अब एक पर्टिकुलर एविडेंस, एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है कि वो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सके। दूसरी बात क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं हमेशा कहता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कहो इट इज द केमिस्ट्री ऑफ एक्सेप्शन। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा एक्सेप्शन है कि कोई भी टीचर अगर आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी पर्टिकुलर ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ना, तो वो बेसिकली फोकस करेगा कि उसके अंदर उसको क्या एक्सेप्शन देखने को मिल रही है, उसी बारे में वो बात करेगा। तो अब उस चीज को आपको क्रैम करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट का ये ट्रेंड चल रहा था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट करते करते यहाँ पे ना मेल्टिंग पॉइंट इसका होता ही नहीं, इसका हमारे पास मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अब वो आपसे उस एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो उस चीज को करने के लिए तो आपको उनको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप माइंड में रखो आपको बहुत सारी चीजें क्रैम करनी पड़ती है। हाँ मैं कभी भी क्रैम को जो है मोटिवेट नहीं करता हूं कि हाँ चीजों को क्रैम करो, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्रैम करना पड़ता है, ये सच बात है, एक फैक्ट है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री कि फिजिकल केमिस्ट्री किन स्टूडेंट्स की वीक होती है। तो देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है मैथ का। आपको एक मैथमेटिकल अप्रोच डेवलप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, 15 क्वेश्चन आए हुए हैं तो 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल ही होंगे। न्यूमेरिकल का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल का मतलब है कि वहां पे आपको मैथ्स यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन भी यूज करना पड़ता है, ठीक है, लॉग टेबल भी यूज करनी पड़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ठीक है, ग्राफ भी यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास गैसेस स्टेट हो गया। तो फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी करने के लिए आपको मैथ अच्छा होना चाहिए, यहीं पर दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि मैथ का मतलब क्या है कि आपको किसी भी एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास एक अप्रोच है कि हाँ मेरे से x की वैल्यू पूछी हुई है और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं इस तरीके से अप्रोच करूंगा तो मेरे को वो चीज मिल जाएगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपकी मैथ वीक रहती है ना, तो यानी कि आपके पास एक न्यूमेरिकल सोल्व करने की अप्रोच नहीं है। अब वो अप्रोच के बिना ना आप फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा खा सकते हो मार। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सा मैथ और अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ये वो केमिस्ट्री है जो कि किसी भी स्टूडेंट का 60% स्टूडेंट्स का, मान लो 100 स्टूडेंट है तो 60% स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में। क्यों? क्योंकि देखिए ना तो ये क्रैम करके हो सकती है, ना तो ये क्रैम करके हो सकती है, ना ही ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री की तरह फॉर्मूला बेस्ड होती है, ना ही ये फॉर्मूला बेस्ड है। तो ना तो मैं इसको एक फिजिकल केमिस्ट्री की तरह एक न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करके कर सकता हूं, ना ही इसको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह क्रैम करके कर सकता हूं।
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को क्रैम करने की ट्राई करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसलिए तरीके निकालने की ट्राई करते हैं, एंड में रिजल्ट क्या निकलता है कि उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इन तीनों में जो केमिस्ट्री है जिसमें भी दिक्कत आती है उसको अच्छे करना है तो किस तरीके से आप करोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको चीजों को किस तरीके से अच्छा करना होता है। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स के बारे में बात करनी होती है। मैं कहता हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री आप अच्छी कर लोगे अगर आपको 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप ध्यान दो फॉर्मूला लर्निंग के ऊपर। सबसे पहले आप ध्यान दो इसके अंदर फॉर्मूला लर्निंग के ऊपर। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपके पास एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, डजंट मैटर, चाहे वो नीट का है, चाहे वो जेई का क्वेश्चन है, चाहे आप एमएससी एंट्रेंस के लिए कोई भी क्वेश्चन कोई भी पेपर दे रहे हो, डीयू का, बीएचयू का, मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली बेस्ड रहती है हमारे पास न्यूमेरिकल के ऊपर। अब मेरे पास क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वो किस चैप्टर का है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस चैप्टर में किस टॉपिक का है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या कोई फायदा हुआ पूरे चैप्टर को पढ़ने का अगर मुझे फॉर्मूला याद ही नहीं आया तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी करनी है ना, तो सबसे पहले ध्यान दो फॉर्मूला लर्निंग के ऊपर। आपको एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट जो फॉर्मूलाज हैं उनको याद तो होना चाहिए ना। अप्लाई करना, एक अप्रोच डेवलप करना, वो बाद की बात है। पहले आपको क्वेश्चन को देख के तो समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर वो होती है फॉर्मूला लर्निंग। अगर मैं दूसरी बात करूं, अब मुझे फॉर्मूला याद है फिर भी मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे फॉर्मूला याद है फिर भी मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, वहां पर इंपॉर्टेंट रहता है सेकंड पॉइंट, दैट इज न्यूमेरिकल अप्रोच। दूसरा क्या पॉइंट है मेरे पास इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल अप्रोच। फॉर्मूला लर्निंग, फॉर्मूला तो आपको याद है लेकिन आपके पास एक अप्रोच नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को किसके थ्रू, किस वे के थ्रू जाके सॉल्व कर सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे एकदम सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लो मुझे एनर्जी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। आपको ये तो पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है mc², आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mc², लेकिन आपको अब देखो c की वैल्यू तो पता है, कांस्टेंट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी वैल्यू तो क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है, मास नहीं दिया हुआ, एग्जामिनर ने मास नहीं दिया हुआ। उसने क्या कहा हुआ है, आपको प्रोटॉन की एनर्जी निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, प्रोटॉन, चलो या फिर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, और उस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की आपको डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। डेंसिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, और आपसे पूछा हुआ है कि बताओ अब एनर्जी क्या होगी। अब एक बात बताओ मुझे पता है C की वैल्यू क्या है, मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। मुझे डेंसिटी भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो यहां से तो मैं क्या करूंगा, मास निकाल लूंगा, एंड इस मास की वैल्यू को कहां पुट कर दूंगा, इस E = mc² वाले फॉर्मूला में। तो ये क्या मैंने किया है, एक न्यूमेरिकल अप्रोच ही तो डेवलप की है ना। सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे को क्या पूछा हुआ है, मुझे एनर्जी पूछी हुई है। दूसरी चीज मैंने क्या देखी कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। एनर्जी को निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, मुझे पता चल गया E = mc²। अब तीसरा काम मैंने क्या किया, मैंने देखा कि C की वैल्यू तो मुझे गिवन है, मुझे दिख गया कि C की वैल्यू तो गिवन है लेकिन मास की वैल्यू कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो मैं किस तरीके से, या फिर मुझे क्या डिटेल्स दी हुई है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर कि मैं मास तक पहुंच सकूं। तो मैंने क्या देखा कि मुझे वहां पर डेंसिटी गिवन है उस एलिमेंट की जिसकी मुझे एनर्जी निकालनी है, एंड साथ के साथ मुझे वॉल्यूम गिवन है। तो यहां पे मुझे पता है डेंसिटी = मास ओवर वॉल्यूम, एंड इस फॉर्मूले के थ्रू मैं मास निकाल सकता हूं। तो ये क्या है, मेरे पास एक न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है। इस तरीके से आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है। एंड न्यूमेरिकल अप्रोच ऐसे ही डेवलप नहीं होती, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, जितना ज्यादा ट्राई करोगे कि न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, उतनी ही बेटर आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच होते चली जाएगी। क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बेस्ड आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, एंड हर एक न्यूमेरिकल के लिए एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए होती है। एंड वो अप्रोच कब डेवलप होगी, जब आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। अगर मैं तीसरी बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो तीसरी चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, जो स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट कन्वर्जन। वो क्या है मेरे पास, यूनिट कन्वर्जन। थोड़ा सा नीचे हो गया तो लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है, सॉरी, ठीक है। अब एक बात बताओ, मेरे पास मान लिया गैसियस स्टेट का क्वेश्चन है, उसके अंदर मुझसे पूछा हुआ है प्रेशर निकालो, उसके अंदर मुझसे पूछा हुआ है
प्रेशर कैलकुलेट करो। मैंने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया और वो मेरे पास क्या आ गया, मान लीजिए एटीएम में आ गया। मेरे पास प्रेशर किस में आ गया, एटीएम में आ गया। अब मुझसे कहा हुआ है कि जो आपके पास रिजल्ट आया है, जो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, उसको आप अपनी एटीएम में ना रिप्रेजेंट करके किस में कन्वर्ट करो, उसको उसकी एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट करो। उसको क्या करो, एसआई यूनिट के अंदर रिप्रेजेंट करो। अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे फॉर्मूला पता था, अब मुझे एक बात बताओ, मुझे न्यूमेरिकल अप्रोच पता थी कि मैंने किस तरीके से प्रेशर निकालना है। मुझे आता है कि हाँ मैं इस फॉर्मूला बेस्ड मैं किस तरीके से प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन मुझे अब ये नहीं पता कि मैं इसको एटीएम से एसआई यूनिट में कैसे कन्वर्ट करूं। और क्योंकि मेरे पास जितने भी ऑप्शन है उन सब के अंदर क्या गिवन होगा, मुझे सारी की सारी प्रेशर की एसआई यूनिट में रिप्रेजेंट करनी होगी मुझे चीज। अब मुझे अगर एसआई यूनिट के अंदर यानी कि यूनिट कन्वर्जन करना नहीं आता है तो मेरा क्या फायदा हुआ फॉर्मूला याद करने का, क्या फायदा हुआ एक न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करने का, कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रहती है यूनिट कन्वर्जन। अब स्टूडेंट्स कुछ कहेंगे कि सर क्या फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यानी कि थ्योरी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अरे इंपॉर्टेंस है, जो भी आप केमिस्ट्री में चीज पढ़ते हो ना वो हर जगह कुछ ना कुछ काम आती है। तो जो आप कह रहे हो ना कि हाँ हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, हमारी थ्योरीज अच्छी हैं, तो उसका कोई रोल ही नहीं रह गया, यानी कि तो उसका इंपॉर्टेंट रोल है कहाँ, वो सारी की सारी चीज किस में आती है, न्यूमेरिकल अप्रोच में। आपने जो कंसेप्ट बिल्डअप किए हैं, आपने जो कंसेप्ट बिल्डअप किए हैं अपनी थ्योरीज पढ़ के, जो चीजें पढ़ के, वो कहाँ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, न्यूमेरिकल अप्रोच में इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब एक बात बताओ, मैंने पढ़ लिया वर्क का फॉर्मूला होता है कुछ भी, मान लिया कोई भी एक वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस। अब कंसेप्ट मुझे पता नहीं है, मैंने फोर्स किया, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, एक आंसर निकाल के रख दिया। अब सेम आंसर मुझे दो अलग अलग साइन में गिवन है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। अब मैं कंफ्यूज क्यों, क्योंकि मुझे पता है आंसर तो यही आएगा, लेकिन मुझे साइन नहीं पता पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्यों नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कंसेप्ट नहीं है। ये कंसेप्ट जानने में क्या हेल्प करते हैं, ये कंसेप्ट किसके अंदर आते हैं, ये न्यूमेरिकल अप्रोच के अंदर ही तो आते हैं ना। अब मुझे ये पता करना पड़ेगा पहले कि वर्क डन मेरे ऊपर हुआ है या मैंने किसी और के ऊपर किया है, ये किस चीज के अंदर आता है, ये कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट किस चीज के अंदर इंक्लूड होते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच के अंदर। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो कंसेप्ट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन कन्वेंशन, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड थर्मोडायनेमिक्स में तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बेशक कितनी ही अच्छी न्यूमेरिकल अप्रोच कर लो, कितनी ही अच्छी फॉर्मूला लर्निंग कर लो, एंडिंग में जाके आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। क्यों, क्योंकि वहां पर साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वो किस चीज के अंदर आते हैं, न्यूमेरिकल अप्रोच के अंदर ही आते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी करनी है तो इन तीन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, फॉर्मूला याद करो, एटलीस्ट फॉर्मूला तो पता हो ना, उस चीज को अप्लाई करना तो बाद की बात है। देन आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी कि हाँ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर मुझे ये चीजें गिवन है एंड उस चीज को मैं इस तरीके से अप्रोच कर सकता हूं। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ना मैं जब भी न्यूमेरिकल करता हूं मैं क्या करता हूं, एक स्टेटमेंट है उसको एक से दो बार पढ़ता हूं, दो बार तो है ही है, पढ़ लेता हूं मैं। उसके बाद उसके अंदर जो जो चीजें गिवन है ना उसको एक साइड में लिखता हूं कि मुझे प्रेशर गिवन है, मुझे वॉल्यूम गिवन है, मुझे डेंसिटी गिवन है, मुझे मास गिवन है, ये चीजें मुझे गिवन है। उसके बाद मैं एक साइड में लिखता हूं कि मुझे क्या क्या चीजें निकालनी है या क्या क्या चीजें गिवन नहीं है। मान लीजिए मुझसे पूछा हुआ है गैस कांस्टेंट की वैल्यू, चलो वो एक फिक्स है, या फिर मुझसे पूछ लीजिए, मान लीजिए मुझसे पूछा हुआ डेंसिटी निकालो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक साइड में कि मुझे ये चीज तो गिवन है यहाँ पर, लेकिन डेंसिटी गिवन नहीं है, डेंसिटी मुझे पूछी हुई है एंड डेंसिटी का फॉर्मूला ये है और इसके लिए मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी। तो इन चीजों को सेपरेटली लिखोगे ना तो आप काफी हद तक अपने आप को क्लियरिफाई कर पाओगे कि हाँ यहां पर मेरे पास ये चीजें गिवन है, ये चीजें निकालनी है और इस चीज से आपको आसानी होगी अपने रिजल्ट तक पहुंचने में। ठीक है, सबको क्लियर है कि अगर आपको अपनी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किन बातों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, ना तो ये इनऑर्गेनिक की तरह क्रैम कर सकते हो और ना ही ये फिजिकल केमिस्ट्री की जगह की तरह एक न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करके कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंसेप्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। कुछ भी नहीं करना, अपने बेस क्लियर रखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता है कुछ भी नहीं होता, सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। दूसरा मेरे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अगर मुझे किसी भी रिएक्शन में ये पता चल जाए ना
क्या तो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या न्यूक्लियोफाइल है। बिलीव मी, आपका आधा काम तो हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, रिएक्शन कब होती है, जब एक लेस डेंस स्पीशीज जो है वो एक मोर इलेक्ट्रॉन डेंस स्पीशीज के ऊपर अटैक करती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारी रिएक्शन यही होती है, एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली स्पीशीज जो है एक कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली स्पीशीज के ऊपर अटैक करती है। चाहे आप कोई भी स्पीशीज देख लो, कोई भी रिएक्शन देख लो, चाहे कार्बोकैटायन की है, कार्बोएनायन की है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, सारी की सारी इसी चीज बेस्ड है। कोई H पॉजिटिव ले रहा है, H पॉजिटिव कौन लेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? H पॉजिटिव क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। तो सारी की सारी इस चीज के ऊपर है, ठीक है। यानी कि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो आपको बेस क्लियर करना पड़ेगा, आपको चीजों को पहचानना आना पड़ेगा कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस चीज का क्या रोल है, ठीक है। रिएजेंट्स हमारे पास है। अब देखिए यूं कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम चीजों को रट नहीं सकते, रट सकते हैं लेकिन उसके रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आप रट नहीं सकते। जैसे कि रिएजेंट है, मुझे पता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये चीज मैंने पढ़ी है, मुझे पता है, ये मैंने करके थोड़ा देखी है कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मुझे साइंटिस्ट ने बताया कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने पढ़ लिया, मैंने याद कर लिया। इसको क्या कहते हैं, इसको क्रैम करना तो कहते हैं ना, चीजों को याद रखना क्रैम करना ही तो है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, जितने भी मेरे पास कीटोन आएंगे, एल्डिहाइड आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड आएंगे, कुछ भी आएगा, उन सब के अंदर उसको क्या कर देगा, ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कुछ कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी कर सकता है, लेकिन एंड में जाके अगर मैं ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा इक्विवेलेंट में इसको प्रोवाइड करूंगा तो क्या करेगा, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीजें आपके कंसेप्ट है। ऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ता है। देखिए याद हर चीज में रखना पड़ेगा, फिजिकल के अंदर भी, ऑर्गेनिक के अंदर भी, इनऑर्गेनिक के अंदर भी, लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे। अगर आप कंसेप्ट डेवलप नहीं कर पाए कि क्या चीज क्यों हो रही है, कैसे होगी, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कर सकते। और यही चीज बच्चे दिक्कत करते हैं। क्या करेंगे, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी की अच्छी नहीं है ना, मैं कभी भी स्टूडेंट को दोष नहीं देता, मैं कहता हूं टीचर ने अच्छे से नहीं समझाया होगा। क्यों? क्योंकि एक टीचर का ही ये काम है कि वो बच्चों को बताए कि इस चीज को कैसे करना है। मेरे टीचर थे, उन्होंने क्या किया था, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाते टाइम आए, एक चैप्टर उठाया, 10 रिएक्शन उसके अंदर है, 10 रिएक्शन लिखी, हाथ उनके चौक से भर गए, झाड़ लिए, चले गए। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती है। बिलीव मी, जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराऊंगा ना, आपको सच में फील होगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीटली कंसेप्चुअल बेस्ड होती है। आपको थोड़ा कंसेप्ट और बेस क्लियर करना पड़ेगा, बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन अपने आप होने लग जाते हैं, बिलीव मी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इकलौती ऐसी केमिस्ट्री है जिसके लिए आपको बार बार चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अगर आपको बेस ध्यान है ना, अगर आपको ध्यान है कि इसके अंदर क्या करना होता है, आप जस्ट क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको थोड़ा सा लगा लीजिए 40 to 50% आपको क्रैम करना पड़ता है, ठीक है। बाकी 50% समझ के भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी 50% आपका कंसेप्ट भी हो सकता है। अब इसमें मेरे पास कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं, बहुत सारे हैं। एस ब्लॉक है, टी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको क्रैम करना पड़ता है, ठीक है। कंसेप्चुअल बेस्ड में अगर चैप्टर की बात करूं तो कंसेप्ट में मेरे पास कौन कौन से आते हैं, लाइक मेरे पास केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज जाननी है हमें, उसके अंदर क्या चीज क्या होती है, क्यों होती है, सारे कंसेप्चुअल बेस्ड है। तो देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी करनी है ना, तो आपको क्रैम भी करना पड़ेगा, कंसेप्ट भी डेवलप करने पड़ेंगे, एंड फिजिकल केमिस्ट्री की तरह यहां पर आपको फॉर्मूला लर्निंग के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी बात पता क्या है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद ही करना होता है, अप्लाई आराम से हो जाता है, उसके अंदर इतनी ज्यादा अप्रोच नहीं चाहिए होती जितनी हमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चाहिए होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको अच्छी करनी है ना, तो बिलीव मी सबसे ज्यादा रिवीजन मांगती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा रिवीजन मांगती है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइव नहीं करोगे, आज आपका चैप्टर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, 2 महीने बाद वो चैप्टर आपके बिल्कुल साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको रिवीजन चाहिए होती है, थोड़ा सा क्रैम का भी है, थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड भी है, थोड़ा सा फॉर्मूला लर्निंग भी है। इन तीनों को जब आप मर्ज कर दोगे ना, तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि मैं किस टॉपिक के अंदर, किस केमिस्ट्री के अंदर कौन से टॉपिक, कौन से चैप्टर उठाने वाला हूं, और फर्दर जो है हमें उस चीज
चीज को लेके वीडियोस मिलने वाली है, क्योंकि आपको ये भी आइडिया होना चाहिए ना कि अब आपको क्या पढ़ना है और क्या किस चीज के ऊपर वीडियो मिलने वाली है। तो देखिए 3 डिफरेंट केमिस्ट्री है, 3 डिफरेंट टॉपिक लूंगा, 3 डिफरेंट चैप्टर साथ के साथ चल रहे होंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको सबसे पहले कौन सी केमिस्ट्री के ऊपर टॉपिक चाहिए। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करूंगा दैट इज मोल कंसेप्ट, दैट इज मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब आपको बताना है कि मैं पहले क्या स्टार्ट करूं, क्योंकि मोल कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और विदाउट जाने कि मोल क्या होती है, इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स भी हमारे पास बहुत सारी हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स हो गए, मोलैरिटी, मोलैलिटी, यूडियोमेट्री भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इस चीज के ऊपर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पहले उठाता हूं तो। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है दैट इज जीओसी। मैंने क्या कहा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स एंड बेसिक्स। तो बेसिक्स क्या बताएगी, कौन बताएगी आपको, जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंदर कंप्लीटली हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में एंड जो हमारी एरोमेटिसिटी है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जीओसी स्टार्ट करेंगे। एंड अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जब अगर मैंने पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई तो। अब डिपेंड आप पे करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कमेंट करके कि आपको पहले फिजिकल स्टार्ट करनी है, ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है या फिर इनऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। तो देखिए मैंने जैसा कि कहा केमिस्ट्री में हर एक चीज का इंपॉर्टेंस रहता है। ये चीजें चाहे आप 11th-12th में हो तब भी काम आएगी, बीएससी में हो तब भी काम आएगी, एमएससी में हो तब भी काम आएगी। ये मैंने 11th-12th में भी पढ़ी है, ये मैंने बीएससी में पढ़ी है और ये मैंने एमएससी करते करते भी पढ़ी है। और यही चीज आप नेट का या गेट का एग्जाम दोगे तब भी पढ़ोगे। और कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बट बिलीव मी 11th-12th में अगर आप नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी यहां से क्वेश्चन आता है, एमएससी के इंटरेस्ट में भी यहां से क्वेश्चन आता है एंड नेट और गेट में तो यहां से कंफर्म क्वेश्चन आता ही है। तो हम बात करेंगे कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा चैप्टर आपको उठाना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन करके में कमेंट कर देना ताकि कल से आपको मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी स्टार्ट कर दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है @shivam898। ठीक है, यहां पर जाकर आप मुझसे बात कर सकते हो या फिर आपको कोई भी डाउट रहता है उस चीज को लेके आप मुझसे अपने थॉट्स जो है पूछ सकते हो या फिर मेरी राय जो है ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।